हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वहाँ पर जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ पर मैंने सेंटर फाइंड आउट करना सिखाया था जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर और स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर। और वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फील्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। फील्ड दरअसल क्या ले रहे थे हम वहाँ पर कि ZP हो, P प्राइम हो, और फिर हमने ये लिया था कि फील्ड हमारे पास दरअसल R है ओवर C है। तो उस केस के अंदर जनरल लीनियर ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी बनती है, स्पेशल लीनियर ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी बनती है, और उनके रिस्पेक्टिवली सेंटर के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं। एक क्वेश्चन है दरअसल बच्चों, CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2016 के अंदर आया था। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसने क्या पूछा आपसे, दरअसल ये क्वेश्चन दिस वन इज टोटली बेस्ड ऑन जनरल लीनियर ग्रुप। क्वेश्चन की दरअसल स्टेटमेंट क्या है, क्या बोलता है वो, उस पर आते हैं। देखो इसने बोल दिया कि आपके पास, इसने बोल दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड Z2 ओवर द फील्ड F2। तो इसने मेंशन भी कर दिया द फाइनाइट फील्ड विद 2 एलिमेंट। इसने दरअसल क्या पूछा है, इसने पूछ लिया आपसे कि कितनी ऐसी 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जिसकी जो एंट्री है फील्ड F2 के अंदर से है। देखो बच्चों, कल हमने जो डिस्कस किया था, मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, डिस्कस किया था हमने जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था कि जनरल लीनियर ग्रुप दरअसल होता क्या था, GLN ओवर ZP। क्योंकि ZP को इसीलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर जो फील्ड उसने लिया है वो F2 लिया है। अभी आएंगे F2 फील्ड दरअसल क्या होता है, किस टाइप से उसके अंदर काम चलता है। देखो बच्चों, दरअसल ये आपके पास क्या है, दिस वन इज ए जनरल लीनियर ग्रुप ओवर ZP। इसके अंदर दरअसल मेंबर क्या है, वो सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n×n की, जिसकी एंट्री ZP के अंदर से है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसने दरअसल क्या बोल दिया, आपसे ये पूछ लिया कि कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की जो कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो, 3x3 की हो, और जिसकी जो एंट्री है फील्ड F2 के अंदर से है। अब देखो बच्चों, जब हम फील्ड थ्योरी के अंदर भी दरअसल इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कोई भी दो फाइनाइट फील्ड अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक है। अब इसने बोल दिया कि F2 दरअसल आपके पास क्या है, फील्ड है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से ये बात तो श्योर है कि F2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 बिकॉज Z2 इज ऑल्सो ए फील्ड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि कितनी ऐसी मैट्रिक्स है 3x3 की जो नॉन सिंगुलर है और जिसकी एंट्री फील्ड F2 के अंदर से है। तो दैट इम्प्लाइज, इनडायरेक्टली इसने मुझसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, वो दरअसल ये बोल दिया कि GL3 ओवर Z2। इसके अंदर दरअसल मेंबर कितने जाते हैं, उसके अंदर इसका दरअसल ऑर्डर है उतने ही आपके पास क्या बनते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनते हैं 3x3 की, जिसकी एंट्री कितनी कहाँ से हो, Z2 के अंदर से हो। तो दैट इम्प्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि जितना इसका ऑर्डर है उतनी ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जिस 3x3 की, जिसकी एंट्री कहाँ से है, फील्ड F2 के अंदर से है। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से दरअसल इसका ऑर्डर हमने डिस्कस किया था कितना बनता है, उस फार्मूले पर आते हैं। इसका दरअसल ऑर्डर कितना था, वो ये था कि P की पावर n-1, P की पावर n-p एंड सो ऑन सो फोर, P की पावर n P की पावर n-1। अब दरअसल क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो दैट इम्प्लाइज का ऑर्डर निकाल लिया मैंने। ऑर्डर कितना बन चुका कि 2 की पावर 3 -1 इंटू 2 की पावर 3 -2 इंटू 2 की पावर 3 -2 की पावर 2, क्योंकि n-1 तक ही जाना था आपको। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, 3 है। तो दैट इम्प्लाइज, इसको सोल्व कर लेते हैं, जितना आपके पास नंबर बन के आता है उतनी ही 3x3 की दरअसल मैट्रिक्स बनती है। दरअसल इसको सोल्व करते तो कितना बनता है, ये 8 -1 इंटू 7 इंटू यहाँ से कितना बन चुका, 8 6 इंटू यहाँ से कितना बन चुका, 8 -4 इंटू 4, तो यहाँ से बन चुका आपके पास 42 इंटू 4। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से बन चुका 168। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 168 बनती है, जिसकी एंट्री कहाँ से है, फील्ड F2 के अंदर से है। अब दरअसल इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन इसने क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑप्शन कि 168 बनेगी, आपकी कितनी बनी है, 168 ही बनी है। तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में इसने बोल दिया कि 384 बनेगी, बट बनी कितनी है, 168 है। तो दैट इम्प्लाइज सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप से बच्चों एक ये क्वेश्चन था, CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर आया था। इजी क्वेश्चन था। इस टाइप से बच्चों कई बार देखे गए हैं कि IIT JAM के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, TFIR के अंदर भी आते हैं, और
PhD एंट्रेंस के लिए जब आप IIT के अंदर क्वेश्चन स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट होता है, उस टाइम पर वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं हम बच्चों, एक और क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था जून 2015 के अंदर आया था। दरअसल उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, दरअसल एक और ये क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था। इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो लूप होल है दरअसल किस टाइप से है वो ये है। इसने दरअसल क्या बोल दिया आपको, इसने ये बोल दिया कि इफ़ x, y एंड z आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप सच दैट x, y, z इज इक्वल टू 1, देन बताना आपको क्या क्या चीज़ें बनती है। देखो बच्चों, दरअसल ये क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2015 के अंदर आया था। क्वेश्चन का फॉर पार्ट C का क्वेश्चन है दरअसल ये। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि मान लिया कोई ग्रुप है G है, लेट अस सपोज G एक ग्रुप, और उसके अंदर उसने क्या लिए है, 3 ऐसे एलिमेंट लिए हैं x, y, z, इस टाइप से लिए। उसने 3 एलिमेंट को इस टाइप से कंसीडर किया है कि x, y, z किसके मेंबर है, G के मेंबर है, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते, x, y, z इज इक्वल टू 1 पत्ता। 1 से मतलब यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट से ही है। देखो बच्चों, दरअसल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इट इज़ सो इजी। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन उसने डिज़ाइन कर दिया, आपसे किस टाइप से पूछ लिया, वो ये पूछ लिया कि आपको बताना है कि y, z, x करते हो तो भी क्या वैल्यू 1 आती है, y, x, z करते हो तो क्या वैल्यू 1 आती है, z, x, y करते हो तो क्या 1 बनता है, या फिर z, y, x है वो क्या तब 1 बनता है। देखो बच्चों, इसलिए बोल रहे कि जी आपके पास एक ग्रुप है, 3 उसके मेंबर इस टाइप से लिए गए हैं कि सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देखो बच्चों, ग्रुप को कहीं पर इसने मेंशन नहीं किया कि ग्रुप आपका कैसा है, एबिलियन है, नॉन एबिलियन है, किस टाइप से बिहेवियर है, किस टाइप से नहीं है। इसने जस्ट बोला कि जी मान लिया कोई आर्बिट्रेरी ग्रुप था, 3 उसके ऐसे मेंबर लिए हैं हमने सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको बताना था इनमें से क्या चीज़ बनती है। देखो बच्चों, गिवन सिचुएशन क्या है, वो ये है कि x, y, z इज इक्वल टू 1 से मतलब आइडेंटिटी मेंबर से है दरअसल यहाँ पर। अब देखो बच्चों, x, y, z कहाँ से है, G के अंदर से। G ग्रुप है तो दैट इम्प्लाइज हर मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो दैट इम्प्लाइज x इनवर्स एग्जिस्ट, y इनवर्स एग्जिस्ट, z इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। तो दरअसल मैंने क्या कर लिया, x इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका कि x इनवर्स x, y, z इज इक्वल टू x इनवर्स, तो दैट इम्प्लाइज x इंटू x, x इनवर्स इंटू x, तो दैट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मेंबर। आइडेंटिटी मेंबर मैंने क्या बताया, वो 1 है, तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, y z इज इक्वल टू x इनवर्स। अब देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर दिया, x से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका कि y z x इज इक्वल टू x इनवर्स इंटू x विच इज 1, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से y z x है उसकी वैल्यू भी दरअसल क्या बनती है, वो 1 ही बनती है। तो दैट इम्प्लाइज अब ऑप्शन पर आते हैं, किस टाइप से उसने दिया है उस पर आते हैं। इसने बोलते कि y z x है 1 बनता है। अभी आपने क्या बनाया कि y z x की वैल्यू 1 ही बनाई है, तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो बच्चों, जो सिचुएशन गिवन थी दरअसल हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। अब इसने जो दरअसल बनाया है वो ये बोल रहे कि z x y है उसकी वैल्यू 1 बनेगी। ये सिचुएशन आपको पता है कि अगर ये सिचुएशन गिवन है तो ये ज़रूर बनता है, तो मैंने क्या कर लिया, अब y इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, वो ये कि y इनवर्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब y इंटू वाई, वाई इनवर्स इंटू वाई दरअसल आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मेंबर है। आइडेंटिटी मेंबर दरअसल क्या है, वो 1, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जेड एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब y से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं बच्चों, ऑप्शन जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, उसने दरअसल क्या बोला आपको, वो ये बोला है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 है। अब देखो बच्चों, ऑप्शन सेकंड को ध्यान से देखते हैं। आपको तो दरअसल ये सिचुएशन गिवन है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दरअसल 1 बनती है। इसने बोल दे कि वाई एक्स जेड की वैल्यू भी 1 बनेगी। अब देखो बच्चों, वाई एक्स जेड है दरअसल वो कहाँ से बनता है, वो इन दो मेंबर के कोम्यूट होने से बनता है। यही तो बनता है, अगर ये दोनों मेंबर कोम्यूट करते हैं तब वाई एक्स जेड बनता है। अब ग्रुप आपको एबिलियन नहीं गिवन, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से दिस ऑप्शन यू कैन इजिली एलिमिनेट।
इनफैक्ट मैं इसको इजीली एलिमिनेट भी कर सकता हूँ सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर जाकर इस टाइप से मेंबर लेकर, सच दैट जो ये चीज़ ना बनता हो। तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज ग्रुप इज नॉट गिवन एबिलियन। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं। फोर्थ ऑप्शन के अंदर दरअसल उसने जो सिचुएशन बनाई है दरअसल वो किस टाइप से है, वो ये है कि ZYX दरअसल आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। हाँ देखो बच्चों, ये सिचुएशन आपको पता है कि अगर कोई भी ग्रुप जी गिवन हो, उसके 3 मेंबर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते तो ये कंडीशन भी हमेशा बनती है, ये भी सिचुएशन हमेशा बनती है। अब देखो बच्चों, ये सिचुएशन आपको पता है कि ऑलवेज बनती ही बनती है, बट इसने यहाँ पर ZYX इज इक्वल टू आइडेंटिटी बना दिया, और यहाँ पर ये तो अगर ये दो कोम्यूट करते तो था, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये चीज़ भी बने, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इस ऑप्शन को भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द सिमेट्रिक ग्रुप। अब सिमेट्रिक ग्रुप हमने डिस्कस नहीं किया, तो दैट इम्प्लाइज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट बाय द काउंटर एग्जाम्पल इन सिमेट्रिक ग्रुप। तो इस टाइप से बच्चों एक ये क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2015 के अंदर आया था। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इस टाइप से डिज़ाइन था, इस टाइप से आपको सोचना था, काम करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आज दरअसल हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, डाइहेड्रल ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ डाइहेड्रल ग्रुप दरअसल किस चीज़ को बोलते हो, किस टाइप से उसके अंदर काम चलता है, किस टाइप से मेंबर का बिहेवियर है, सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हो, हर मेंबर का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हो, कितने ऑर्डर के कितने मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, किस टाइप से काम चलता है, कैसे सोचना होता है आपको, कैसे सब ग्रुप बनते हैं, उसके कितने बनते हैं, इस टाइप का थ्रू आउट जो काम है बच्चों आज हम डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कल मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई होप कुछ बच्चों ने बना दिया होगा फॉर द वेरिफिकेशन। उसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या बनता है, वो ये है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेंटर फाइंड आउट करना था आपको स्पेशल लीनियर ग्रुप का ओवर ZP के ऊपर। दरअसल ऑर्डर है उसका कितना बनता है वो ये है। आपको मैंने एक्सरसाइज के तौर पर एक चीज़ पूछी थी कल लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर हमारा था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप हैविंग एंट्री इन ZP। मैं आपको बता देता हूँ कितने मेंबर आते हैं उसके सेंटर के अंदर। दरअसल उसके सेंटर के अंदर दरअसल कितने मेंबर उस चीज़ पर आते हैं। जो ऑर्डर है स्पेशल लीनियर सेंटर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर ZP, इसका दरअसल जो ऑर्डर है बच्चों वो कितना बनता है, GCD ऑफ N, P-1। ये है दरअसल आपके पास उसका जो फार्मूला है। आपके पास जो प्रूफ के लिए मैंने आपको दे दिया था एक्सरसाइज के तौर पर, उसका दरअसल ऑर्डर है वो ये बनता है। उसका प्रूफ है बच्चों, वो आपको सोचना था कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। अगर मान लो किसी बच्चे से प्रूफ नहीं बनता तो वो मेरे पास कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि सर कैसे सोचे इस चीज़ के बारे में। मैं ज़रूर उसके पास प्रूफ ज़रूर सेंड करूँगा, या फिर उसके तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि कैसे इसका प्रूफ बनाना है, आपको कैसे सोचना है इस चीज़ के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो अब हम दरअसल क्या करते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, उससे पहले चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखो बच्चों, CSIR नेट अभी जो डिस्कस हमने किया था, CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन दरअसल क्या था, वो ये था। आपसे मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, वो ये पूछा था। क्वेश्चन जो गिवन आया हुआ था एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर ने दरअसल जो पूछा था वो ये था कि 3x3 की कितनी ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है जिसकी एंट्री कहाँ से हो, Z2 के अंदर से हो। आपने वहाँ पर क्या किया था, जस्ट ऑर्डर फाइंड आउट किया था। किस चीज़ का ऑर्डर फाइंड आउट किया था आपने, जनरल लीनियर ग्रुप GL3 ओवर Z2 का ऑर्डर फाइंड आउट किया था। उतनी ही नॉन सिंगुलर दरअसल मैट्रिक्स बनती थी आपके पास। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कितनी ऐसी 3x3 की सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जिसकी एंट्री Z2 के अंदर से हो। दैट इम्प्लाइज क्वेश्चन आज का ये है बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका दरअसल ये है कि द नंबर ऑफ या फिर द टोटल नंबर ऑफ सिंगुलर 3x3 सिंगुलर मैट्रिक्स having entry in the field
F2 such that F2 denote the finite field containing two element. दरअसल ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको सोचना है कितनी सिंगुलर बनती है। क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, वहाँ पर नॉन सिंगुलर पूछा था, बट मैंने क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया कि सिंगुलर कितनी बनेगी। ये आपका काम है, ये क्वेश्चन आपको सोचना है। आपको मैंने दरअसल एक्सरसाइज के तौर पर दे दिया। इसका जो प्रूफ है बच्चों, आप मेरे पास व्हाट्सअप या फिर कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। देखो बच्चों, हालांकि जिस बच्चे ने आज की जो वीडियो देखी है उसको नहीं पता इस चीज़ का कितनी बनती कितनी नहीं बनती है, वो इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर पर जाकर पूरे के पूरे लेक्चर को ज़रूर देखे, फिर से रिपीट करके देखे, ध्यान से देखे, समझे। मैंने ये सारे की सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हमारा जो काम है बच्चों वो किस टाइप से चलता है, वो चलेगा अब डाइहेड्रल ग्रुप को दरअसल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जो डाइहेड्रल ग्रुप है किस टाइप से है, किस टाइप से काम चलता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जो डाइहेड्रल ग्रुप है उसके अंदर जो ऑपरेशन वगैरह किस टाइप से चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर जो नोटेशन लिखता है वो गैलियन की बुक के अंदर थोड़ा अलग है, उसका लिखने का तरीका फॉर्मेट अलग है। और एक जो बुक है SK खन्ना विजय बांबरी की, उसके अंदर अलग है, फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन का, जो डाइहेड्रल ग्रुप के पूछने का तरीका अलग है। उन दोनों को मैं पैरेलली डिस्कस करूंगा, किस टाइप से मेंबर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस टाइप से रिलेशन होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, डाइहेड्रल ग्रुप। देखो बच्चों, दरअसल जो डाइहेड्रल ग्रुप है इसकी जो नोटेशन है, जो गैलियन की बुक है, जोसेफ अब्दुल गैलियन जी की जो बुक है, उसके अंदर जो नोटेशन है वो DN से डिनोट करता है डाइहेड्रल ग्रुप को। बट जो SK खन्ना विजय बांबरी की बुक है उसके अंदर जो डाइहेड्रल की नोटेशन है वो D2N से डिनोट करता है। बट मैं थ्रू आउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डाइहेड्रल ग्रुप को DN के थ्रू लेकर चलूँगा। वहाँ पर उसका मतलब DN से मतलब मेरा डाइहेड्रल ग्रुप है, और ऑर्डर वगैरह को डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि हाँ वहाँ पर वो 2N किस वजह से लिखता है और वहाँ पर N वो किस वजह से लिखता है। देखो बच्चों, गैलियन की बुक के अंदर जो डाइहेड्रल है उसकी जो नोटेशन है वो DN से दरअसल डिनोट करता है गैलियन के अंदर, और SK खन्ना विजय बांबरी के अंदर D2N से डिनोट करता है। देखो बच्चों, दरअसल डाइहेड्रल ग्रुप है जो गैलियन की बुक है दरअसल उसके अंदर DN का दरअसल ऑर्डर है वो कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो 2N है, और D2N के अंदर कितने मेंबर है वो 2N ही है। जस्ट नोटेशन D2N से दरअसल मतलब है कि 2N मेंबर है उसके अंदर, और N से मतलब है उसका कि ऑपरेशन किस टाइप से चलता है, हाफ मेंबर किस टाइप से ट्रीट करते हैं, हाफ मेंबर कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, जो थ्रू आउट DN जो डाइहेड्रल ग्रुप है DN, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो हमारा जो भी पेपर चला हुआ है इसके अंदर यूजुअली मैं जो नोटेशन यूज करूँगा वो DN से लिखने की आदत है मेरी। समझ जाना कि DN का मतलब D2N, मतलब DN का मतलब मेरा ऑर्डर 2N से है। ये मतलब इंटरप्रेट करना कि D2N अगर D16 दे दिया जाए तो वहाँ पर मैं उसका ऑर्डर 32 कंसीडर करूँगा। अगर आप ये बोलते हो कि सर D32 है तो इसका मतलब इसके थ्रू, तो आप वो मत सोचना कि 64 है। मेरा जस्ट वहाँ पर यूज़ मतलब यही रहेगा कि D16 का मतलब ऑर्डर 32 से है। देखो बच्चों, जो यूजुअली DN के अंदर मेंबर है किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, किस टाइप से काम चलता है। देखो बच्चों, जो डाइहेड्रल ग्रुप है इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो हाफ मेंबर आपको मिलते हैं। दो टाइप के यूजुअली ऑपरेशन चलते हैं इसके अंदर, एक तो रोटेशन के थ्रू और एक आपके पास चलता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ये दो टाइप के यूजुअली ऑपरेशन चलते हैं। रोटेशन के थ्रू हाफ मेंबर मिलते हैं और रिफ्लेक्शन के थ्रू हाफ मेंबर मिलते हैं। हाफ मेंबर किस टाइप से चलते हैं, देखो बच्चों, DN का दरअसल आपने ऑर्डर कितना बनाया है वो है 2N, इसका हाफ कर दिया मतलब कितना बन चुका N। इसका मतलब ये है कि DN के अंदर, डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर DN के अंदर दरअसल N मेंबर है, आपको रोटेशन के थ्रू मेंबर मिलते हैं।
और n ही मेंबर आपको कहाँ से मिलते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलते हैं। इसके अंदर दरअसल बच्चों आपके पास जो डायहेड्रल ग्रुप है इसके अंदर सिमिट्री के कोरस्पोंडिंग काम चलता है कि n सिमिट्री के थ्रू आप काम करते हो। जैसे कि अगर मैं D3 को करता हूँ तो ट्रायंगल एक सिमिट्री बनती है जिसकी हर साइड आपके पास इक्वल है। इनफैक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर किस टाइप से आप काम चलता है उस पर आते हैं। पहले मैं आपको D3 के कोरस्पोंडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ पहले कि D3 के कोरस्पोंडिंग कैसे काम चलता है, उस चीज़ पर आते हैं। फिर D4 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। फिर मैं उसके थ्रू जो लेआउट है, जनरलाइज है, क्या क्या चीज़ें बनती है उसके अंदर, वो आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ इस टाइप से आप उसको एक्सटेंड करते हो, आगे लेकर जाते हो। दरअसल पहले मैं आपको क्या करता हूँ, दरअसल D3 के कोरस्पोंडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों D3 पर आते हैं, डायहेड्रल ग्रुप D3। अभी मैंने एक बात बताई थी, D3 का दरअसल ऑर्डर है वो कितना बनता है, 2 × 3 मीन्स 6। तो दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों इसके अंदर जो मेंबर है किस टाइप से जाएंगे, किस टाइप से नहीं जाएंगे, उस पर आते हैं। पहले देखो बच्चों अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डायहेड्रल ग्रुप है उसके अंदर हाफ मेंबर आपको रोटेशन के थ्रू मिलते हैं और हाफ मेंबर आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलते हैं। 6 का हाफ कितना बनता है, 3। तो दैट इम्प्लाइज D3 के अंदर 3 मेंबर तो आपको रोटेशन के थ्रू मिल देंगे और 3 मेंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलेंगे। अब D3 है मतलब कि एक ऐसी सिमिट्री हो जहाँ पर आपके पास उसकी हर साइड इक्वल हो, तो दैट इम्प्लाइज वहाँ से एक ट्रायंगल ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि किस टाइप से है कि एक हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दी, ये बना दी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर यूजुअली जो हमारा काम है किस टाइप से चलता है उस चीज़ पर भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों मैंने अभी एक बात बताई है कि D3 के अंदर हाफ मेंबर आपको रोटेशन से मिलते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि कितनी फिर रोटेशन हो, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। एज यूजुअली जो DN है इसके अंदर जो रोटेशन कैसे कितने डिग्री की चलती है, वो चलती है आपके पास 360 डिग्री अपॉन n, उतनी डिग्री की रोटेशन चलती है। अब देखो बच्चों आपके पास D3 को आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। D3 को अगर मैं मतलब 3 से डिवाइड करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज जो रोटेशन है मेरे पास वो कितनी बनती है, 120 डिग्री की बनती है। मतलब ये है कि आपके पास एक ये ट्रायंगल है, स्टार्टिंग में आपको इसको रोटेट ना करो, मतलब R0 कोई रोटेशन नहीं दी, तो दैट इम्प्लाइज सेम ही ट्रायंगल बनती है। फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 120 डिग्री की रोटेशन दूंगा, फिर कितने डिग्री की रोटेशन दूंगा, 240 डिग्री की रोटेशन दूंगा, फिर दूंगा वो 360 की बनेगी, 360 की रोटेशन फिर से ट्रायंगल मिल जाएगी। समझने की कोशिश करना कैसे है, वो ये है। देखो बच्चों जो अभी मैंने बोला है कि रोटेशन कितने डिग्री की आपके पास चलती है यूजुअली इसके अंदर, वो चलती है आपके पास कितनी चलती है, 360 डिग्री अपॉन n। n की वैल्यू कितने यहाँ पर 3 है, तो दैट इम्प्लाइज 120 डिग्री। स्टार्टिंग इनिशियली कहाँ से किया कि हाँ हमने जो ट्रायंगल थी हमारी कोई भी रोटेशन नहीं दी उसको, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से R0 कि कोई भी रोटेशन नहीं दिया आपने इसको। अब इसको कोई रोटेशन नहीं देता मैं, तो दैट इम्प्लाइज ये जो ट्रायंगल है इसके ऑपरेट होने के बाद क्या बनेगी, फिर से यही बनेगी, ये A, ये B, ये C। अब फिर मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया 120 डिग्री पर, ABC R 120 डिग्री। अब देखो बच्चों आपके पास दरअसल एक ये ट्रायंगल थी, अगर इस ट्रायंगल को आप 120 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हो तो क्या बनता है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों जो ये ट्रायंगल थी अगर इसको मैं 160 डिग्री पर रोटेट करता हूँ तो जो साइड है मेरे पास किस टाइप से चलते हैं, जो ये चीज़ थी वो इस टाइप से रोटेट हो जाएगी। मतलब A कहाँ पर जाएगा, B पर जाएगा, और B कहाँ पर जाएगा, C पर जाएगा, और C कहाँ पर आएगा, A पर आएगा। अगर कितने डिग्री की रोटेशन है मेरे पास, अगर वो रोटेशन दरअसल कितने डिग्री की बनती हो, 60 डिग्री की बनती हो, तो उस पर है हमारा जो काम। देखो बच्चों तो अगर 60 डिग्री की रोटेशन है तो कितनी है ये, वो ये थी कि ABC। अगर इसको 60 डिग्री पर रोटेट किया तो ये जो साइड है किस टाइप से रोटेट हो जाती है, A गया B पर, B गया C पर। अगर फिर से 60 डिग्री को रोटेट करता हूँ तो टोटल रोटेशन कितनी बनी, वो 120 डिग्री की बनती है। तो दैट इम्प्लाइज जो A है वो कितने कहाँ पर जाएगा, फिर A जाएगा C पर, C जाएगा कहाँ पर जाएगा, B पर जाएगा, और B कहाँ पर आएगा, A पर आएगा। तो दैट इम्प्लाइज इस ट्रायंगल को
अगर मैं 120 डिग्री रोटेट करता हूँ तो दरअसल क्या बनता है, वो ये ट्रायंगल बन के आती है। ए, बी और सी, बिकॉज आपने क्या किया है, इसको 120 डिग्री के ऊपर रोटेट किया है। स्टार्टिंगली आप करके देख लिया करो, अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करते हो तो किस टाइप से इसका काम चलता है। 60 डिग्री रोटेट करने पर ए जाता है बी पर, बी आता है सी पर, सी आता है ए पर, फिर से उसको 60 डिग्री पर रोटेट कर दो तो टोटल रोटेशन है उस ट्रायंगल की कितनी बन जाएगी, 120 डिग्री बन जाएगी। तो दैट इम्प्लाइज इस ट्रायंगल के ऊपर अगर इस एलिमेंट को ऑपरेट करते हो तो जो उसका बिहेवियर है, उसकी जो रोटेशन है वो कहाँ पर आती है, जो नेचर है वो ये बन जाता है। अब फिर मैंने क्या कर दिया, इसको 120 डिग्री और ऐड कर दिया इसके अंदर, मतलब अब रोटेशन मैं इस ट्रायंगल को कितने दूंगा, 240 डिग्री की रोटेशन दी। ए बी सी आर 240 डिग्री। देखो बच्चों, इसके अंदर जो रोटेशन आपको कैसी देनी है, 240 डिग्री की देनी है। इसको 240 डिग्री की रोटेशन दे दो या फिर इसको 120 डिग्री की रोटेशन दे दो, एक ही बात है, क्योंकि आप इस पर यूजुअली ये आपने तभी ऑब्टेंड किया है कि 120 डिग्री की रोटेशन देने के बाद। एक तो ये चीज़। अब सेकेंडली बच्चों, इसके अंदर एक चीज़ और देखो आप, अगर आप 120 डिग्री की रोटेशन देते हो तो एक मेंबर स्किप करके नेक्स्ट मेंबर बनता है। यहाँ पर जो लूप होल है, जो आपका नज़रिया है देखने का, आपको इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि ए है, उसकी जो लोकेशन है वो नेक्स्ट कहाँ पर जाता है, ए के मेंबर को स्किप करते ही यहाँ पर आता है, मतलब एक मेंबर बीच में छोड़ता है फिर नेक्स्ट मेंबर पर जंप करता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, अब इसके थ्रू क्या जाएगा, इसको अगर मैं रोटेट कर देता हूँ 120 डिग्री के ऊपर, अगर इसको 120 डिग्री और रोटेट करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज इसकी रोटेशन कितनी बनती है, 240 डिग्री बनती है। अब इसकी रोटेशन 120 डिग्री बनते ही ए कहाँ पर आएगा, सी पर आएगा, सी कहाँ पर जाएगा, एक छोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा, और बी कहाँ पर जाएगा, ए पर आएगा। दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, वही ए बी और ये सी। एक तो ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, अगर आप 360 डिग्री की रोटेशन देते हो तो दैट इम्प्लाइज फिर से ये ट्रायंगल बन जाएगी। आप देख भी सकते थे यूजुअली कैसे बनती है। देखो बच्चों, आपके पास बेसिकली क्या है, अगर आप इसको फिर से इस ट्रायंगल को अगर आप फिर से 120 डिग्री की रोटेशन और देते हो तो दैट इम्प्लाइज कितनी रोटेशन बन जाएगी आपकी, 360 डिग्री की रोटेशन बन जाएगी। देखो कैसे, मान लिया ये ट्रायंगल थी ए बी सी आर 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, आपने दरअसल क्या किया है, इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया 360 डिग्री के ऊपर। ये 240 डिग्री पर रोटेट करने के बाद आई थी ये ट्रायंगल, मतलब कि इसको अगर मैं 120 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ फिर से 120 डिग्री पर, तो हमें क्या मिलता है, 360 डिग्री पर इस ट्रायंगल की रोटेशन मिल जाती है। तो दैट इम्प्लाइज क्या बनता है, वो ये। अब देखो बच्चों, ये ट्रायंगल थी, इसको अगर 120 डिग्री पर और रोटेट करते हैं तो बी कहाँ पर जाएगा, ए पर आएगा, ए कहाँ पर आएगा, सी पर आएगा, और सी कहाँ पर जाएगा, बी पर जाएगा, क्योंकि एक मेंबर को स्किप करना है फिर नेक्स्ट मेंबर पोजीशन बनाता है। तो मतलब ए गया, ये बी, ये सी। अब देखो बच्चों, इस मेंबर पर आपने 360 डिग्री ऑपरेट किया, फिर से यही बनता है। यही तो आपके पास नेचर किसका था, आर 0 डिग्री का था, मतलब 0 डिग्री की रोटेशन देते हो तो भी यही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि D3 के अंदर R 0 डिग्री और 360 डिग्री बोथ आर इक्वल। अगर फिर से मैं नेक्स्ट देता हूँ, इसके अंदर फिर से अगर मैं 120 डिग्री और ऐड कर देता हूँ, मतलब R 480 डिग्री बनाता हूँ, तो फिर से यही मेंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको इसको रिपीट करके आप यहाँ पर पहुँचे, फिर से रिपीट किया, फिर आगे गए, फिर इस टाइप से है। तो इसका मतलब यूजुअली ये जो मेंबर है ये तो बोथ आर इक्विवेलेंट, तो दैट इम्प्लाइज आप इसको हटा सकते थे। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो रोटेशन के थ्रू आपका जो काम था वो 3 मेंबर दरअसल आपको मिल चुके, क्योंकि मैंने ये बोला था डीएन के अंदर हाफ मेंबर है वो आपको रोटेशन के थ्रू मिलते हैं और हाफ मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलते हैं, और D3 के अंदर 3 मेंबर आपको ये दरअसल मिल चुके हैं। तो दैट इम्प्लाइज D3 R0 R 120 डिग्री और R 240 डिग्री। ये दरअसल हमारे पास क्या है, 3 मेंबर है ये।
अब आते हैं 3 मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, कैसे काम चलता है। देखो बच्चों, यूजुअली जो मेंबर है कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं उस चीज़ पर आते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास ये आपके पास मेंबर कहाँ से मिलते हैं आपको, रोटेशन के थ्रू, और जो नेक्स्ट मेंबर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू। अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे काम चलता है, कैसे आपको करना है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल थी, आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है। अब बात दरअसल ये आती है कैसे रिफ्लेक्ट करना है। आपको एज यूजुअली मैं बता दूं कैसे रिफ्लेक्ट होना है कि आपके पास जो ट्रायंगल है उसका सेंटर निकाल लो। दरअसल आपके पास यूजुअली जो इस ट्रायंगल है उसका सेंटर दरअसल क्या बनता है, वो ये बनेगा। जो आपके पास ये वर्टेक्स है, ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब दरअसल आप क्या करो, जो ए वर्टेक्स था इसको सेंटर के थ्रू पास आउट करो, वो ये बन चुका। अब इसको दरअसल क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो इसके थ्रू। अब जो ये ट्रायंगल थी बच्चों, ये वाली, एक्चुअल में जो ये लाइन है आपके पास, इसको सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हो। अब जो ये ट्रायंगल थी दरअसल आपके पास हाफ पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। देखो बच्चों, अब इसको आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है इस चीज़ को। इस ट्रायंगल को अगर रिफ्लेक्ट करता हूं अबाउट दिस लाइन, मान लिया वो आप मेरे पास क्या है, एच है, इस लाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट करता हूं तो दरअसल क्या बनता है, जो ए तो यहाँ पर फिक्स है, ये जो ट्रायंगल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दैट इंप्लाइज जो बी है वो कहाँ पर जाएगा, वो सी पर चला जाएगा, और सी कहाँ पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका, ए ये बी और ये सी, ये एच। नेक्स्ट मेंबर आपके पास कैसे मिलना आपको, देखो बच्चों, जो ट्रायंगल आपके पास यूजुअली इसके अंदर 3 वर्टेक्स है। अब तीनों वर्टेक्स के अंदर आपको ये काम करना है, ए के थ्रू निकाल चुके, बी के थ्रू निकालना है, फिर सी के थ्रू, तो वहाँ से 3 मेंबर और मिलते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, एक और मेंबर मिल चुका आपको। सेकेंडली अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी, सी के थ्रू मान लिया मेरे पास क्या है, वर्टिकल लाइन मान लिया V1 है ये। अब इसको दरअसल क्या करता हूं मैं, जो ये ट्रायंगल थी इस V1 के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता हूं। तो दैट इंप्लाइज क्या बनता है, वो जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन के अबाउट वो क्या बन चुकी, V1। दैट इंप्लाइज जो ये ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगी। यहाँ पर देखो बच्चों, जो फिक्स है दरअसल वो क्या है, C है। आपने जस्ट क्या किया, इस ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट दिस लाइन। तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका, C तो फिक्स है, B जाएगा A पर, A आएगा B के ऊपर, तो ये बन चुका। अब फिर मेरे पास जो नेक्स्ट वर्टेक्स बचता है वो बचता है B के कोरस्पोंडिंग भी सेम काम ये करना है। तो दैट इंप्लाइज वो क्या बन चुका, वो ये ABC ये बन चुका। ये मान लिया V2 था, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर अब जो फिक्स मेंबर क्या बनता है वो B है, और ये आपके पास क्या बनता है, A और ये C। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, जो आपके पास ये चीज़ है, 3 मेंबर कौन कौन से आते हैं, वो ये थे, H, V1 और V2। दरअसल ये है बच्चों आपके पास D3 ग्रुप। किस टाइप से बनता है, वो ट्रायंगल थी, ट्रायंगल के थ्रू आपने क्या किया है, हाफ मेंबर को रिफ्लेक्शन के थ्रू वहाँ से बना है, और हाफ मेंबर को यहाँ से बना है रोटेशन के थ्रू। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो दरअसल हमारे पास चीज़ नोट करने की वो दरअसल क्या है। एक बात बताओ बच्चों, आइडेंटिटी मेंबर आप दरअसल किस चीज़ को बोलते थे, उस चीज़ पर आते हैं। आइडेंटिटी मेंबर तो दरअसल वो था कि किसी मेंबर के ऊपर दरअसल आइडेंटिटी मेंबर को ऑपरेट करते हो तो फिर से वही मेंबर बनता हो। R0 दरअसल आपके पास क्या है, इस ट्रायंगल के ऊपर ऑपरेट किया, R0 मतलब R0 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर आपने इस मेंबर को ऑपरेट किया, फिर से ही बन चुका। दैट इंप्लाइज R0 ये आपके पास क्या बन चुका, आइडेंटिटी मेंबर बन चुका। एक तो ये चीज है। अब देखो बच्चों, दरअसल जो आपके पास D3 है, दिस वन इज ए ग्रुप हैविंग ऑर्डर इज 6, और इस टाइप से आपके पास इसके अंदर काम चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात है, आपको हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि आइडेंटिटी मेंबर का दरअसल ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा ही 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज R0 ये हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी मेंबर, तो इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, वो 1 है।
अब रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर का ऑर्डर क्या बनेगा उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो H है वो आपके पास क्या है कि मेंबर बना है, कहाँ से बना है, रिफ्लेक्शन के थ्रू बना है। अगर इसी मेंबर को मैं 2 बार रिपीट करता हूँ, एक बात बताओ बच्चों, ये ट्रायंगल थी, एक बार ऑपरेट करने के बाद सेम नहीं बना, तो दैट इंप्लाइज H की पावर 1 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि H का ऑर्डर 1 नहीं बनता। अब बात ये थी कि H का ऑर्डर दरअसल कितना बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, आपने इसको एक बार रिपीट किया तो ये बन चुका, अगर इसको फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब H2 की वैल्यू निकालता हूं, तो दरअसल मेंबर है वो किस टाइप से बनता है, रिफ्लेक्शन आपने ये डाली थी इसके थ्रू, तो दैट इंप्लाइज B अब कहां पर जाएगा, C पर जाएगा, और C कहां पर आएगा, B पर आएगा। तो दैट इंप्लाइज जो ट्रायंगल है वो दरअसल क्या बन जाएगी, वो ये C और ये B। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने दरअसल क्या किया है, इसको 2 बार रिपीट किया तो सेम मेंबर बन चुका है, तो दैट इंप्लाइज इट्स बिकम द आइडेंटिटी मेंबर। तो इसका मतलब ये बच्चों, H को 2 टाइम रिपीट करते हो तो क्या बनता है, आइडेंटिटी मेंबर ही आता है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो H है इसका ऑर्डर दरअसल कितना बन चुका, 2 बन चुका। सिमिलरली V1 को फिर से रिपीट करता हूँ तो उसका भी ऑर्डर कितना बनता है, 2 बनता है, और इसका ऑर्डर दरअसल क्या बनेगा, उसका भी ऑर्डर 2 ही बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इसका ऑर्डर कितना बनता है, 2, इसका भी 2। एक तो ये चीज़। एक बात और है इसके अंदर खास बात नोट करने की, डाइहेड्रल ग्रुप है आपके पास, DN है। आपको ये पता है कि जो हाफ मेंबर है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको मिलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी आपके पास सिमिट्री थी, N सिमिट्री थी, उसको आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, एक ऐसी सिमिट्रिक लाइन बनानी होती है। एक सिमिट्रिक लाइन के थ्रू चलते हो आप, किस तरह चलते हो, मान लिया कोई भी आपके पास अगर D4 के अंदर काम कर रहे हो, D4 का मतलब स्क्वायर के थ्रू चलना है आपको, D5 मतलब पेंटागोनल, एक ऐसी सिमेट्री जिसकी 5 साइड हो और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हो चीज़ों को, तो दैट इंप्लाइज वहाँ पर पेंटागोनल, D6 के अकॉर्डिंग हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, इस टाइप से आप आगे चलते हो। DN का दरअसल जो लूप होल है वो इस टाइप से बनता है। अभी मैंने आपको ये बोला था कि जो DN है डाइहेड्रल ग्रुप है, हाफ मेंबर आपको मिलते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू और हाफ मिलते हैं रोटेशन के थ्रू। तो इसका मतलब ये बच्चों, कोई जो भी मेंबर आपका रिफ्लेक्शन के थ्रू था, आपको ये पता है कि जो रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर बनता है, जो सिमेट्रिक लाइन बनती है किसी भी वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग, वो क्या करती है, उस जो भी सिमेट्री थी उसको हाफ इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर है रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलकर आया है, बनकर आया है, उसको फिर से रिपीट करता हूँ तो जो एक्चुअल जो ट्रायंगल थी, जो आइडेंटिटी मेंबर था, वो दरअसल क्या बन जाता है, फिर से वो आइडेंटिटी मेंबर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि DN के थ्रू कोई भी मेंबर है जो ऑब्टेन होता है आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू, उसका दरअसल ऑर्डर हमेशा क्या बनता है, 2 बनता है। आपको ये पता है कि जो ये 3 मेंबर थे रिफ्लेक्शन के थ्रू बने हैं, तो दैट इंप्लाइज इन सभी का ऑर्डर आपने चेक भी किया है, वो कितना बना है, 2 बना है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है बच्चों। अभी ये चीज़ डिस्कस किया है कि DN के अंदर हाफ मेंबर रोटेशन के थ्रू बनते हैं और हाफ मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू बनते हैं। DN का ऑर्डर दरअसल कितना था, 2n था, उसका हाफ कर दिया आपने, बन चुका n। तो इसका मतलब DN के अंदर कम से कम n मेंबर तो ऐसे हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 2 है। मैंने यहाँ पर ये बोला है कम से कम 2। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रोटेशन के थ्रू भी आपको 2 ऑर्डर का मेंबर मिलता हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। चेक भी करेंगे, बनाएंगे भी कैसे बनेगा, जब इवन ऑर्डर में उसको ब्रेक कर देंगे तब उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल बच्चों, जो आपके पास ये R120 डिग्री है, इसको अगर आप ऑपरेट करोगे, 3 टाइम ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मेंबर बनता है। तो यहाँ से D3 है, ऑपरेट करोगे, यूजुअली आप इसको फिर से ऑपरेट करते हो तो ये बनता है। अगर इसको फिर से ऑपरेट करते हो तो दैट इंप्लाइज वहाँ से R120 डिग्री कितना बन चुका, 3 बार रिपीट करने पर आइडेंटिटी मेंबर बनता है। तो दैट इंप्लाइज इसका दरअसल ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 3 है। एक तो ये चीज़। सेकेंडली, अब एक बात बताओ बच्चों, D3 हमारे पास क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 6 मेंबर है। 2 ऑर्डर के कितने मेंबर है, इसके अंदर 3 मेंबर है, 1 ऑर्डर का 1 है, 3 ऑर्डर के 2 है। एक तो ये चीज़। सेकेंडली, अब इसको मैं चेक करता हूँ कि जो D3 है, जो 6 ऑर्डर का ग्रुप हमारे पास, क्या वो एबिलियन है या फिर नॉन एबिलियन है। देखो बच्चों, एबिलियन और नॉन एबिलियन का जो हमारे पास बिहेवियर है, किस टाइप से चलता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं।
देखो बच्चों, जो तो हमारे पास जो ये D3 ग्रुप है, हमने भी इसके अंदर ये चीज़ चेक किया है कि जो D3 ग्रुप है इसके अंदर एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, दो ऑर्डर के दरअसल कितने मेंबर है, 3 मेंबर है, और ये मेंबर आपके पास इनका ऑर्डर दरअसल कितना है, 3 है। अब दरअसल बच्चों मेरा जो ये टारगेट है, ये चीज़ चेक करना है कि जो D3 ग्रुप हमारे पास इसका दरअसल जो ऑर्डर है वो कितना है, 6 है, और ये टारगेट मेरा ये है कि जो हमारे पास ये ग्रुप है वो एबिलियन है या फिर नॉन एबिलियन है। अब देखो बच्चों, एबिलियन तो तभी था अगर उसके हर मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हो, और सेकेंडली नॉन एबिलियन कब बनता, अगर कम से कम 2 ऐसे मेंबर मिलते हो ग्रुप के अंदर से, जी के अंदर से, जो कोम्यूट ना करते हो। देखो बच्चों, मैं भी क्या करता हूँ, चेक करने की कोशिश करता हूँ कि R120 इंटू V1, मतलब कि इन 2 मेंबर की मल्टीप्लीकेशन चेक करने की कोशिश करता हूँ, दरअसल वो कितनी बनती है। अब एक बात बताओ बच्चों, आपके पास अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस पर V1 मेंबर ऑपरेट करता हूँ, मतलब V1 क्या था आपके पास, एक वर्टिकल लाइन थी, वो ये थी। आपने दरअसल क्या किया है, अब इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ दरअसल, तो दरअसल क्या बनता है, वो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो दैट इम्प्लाइज जो A है, जो वर्टेक्स A है मेरे पास, वो क्या बनता है, फिक्स बनता है। इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं अबाउट दिस लाइन, तो दैट इम्प्लाइज जो C है वो B की पोजीशन पर आ जाता है और B C की पोजीशन पर चला जाता है, तो दैट इम्प्लाइज A तो फिक्स, C और B ये चीज़ है। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, जो V1 था इसको 120 डिग्री, जो V1 के थ्रू जो ट्रायंगल बन के आई है उसको मैं 120 डिग्री के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से R120 डिग्री, तो दैट इम्प्लाइज क्या बनता है कि जो ये चीज़ थी उसको 120 डिग्री के अबाउट रोटेट कर दो। आपको मैंने बताया था कि 120 डिग्री पर रोटेट करते हो किसी ट्रायंगल को, एक चीज़ छोड़कर, एक वर्टेक्स छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन पर बनता है। अभी यहाँ पर नोट भी किया था आपने, जो मैंने रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर बनाए थे उसके अकॉर्डिंग, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये जो ये है, ए कहाँ पर जाएगा, वो आएगा बी पर, सॉरी ये ए, ये सी और ये बी। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने दरअसल क्या किया है, R120 डिग्री इंटू V1 की वैल्यू निकाल ली, वो दरअसल क्या बनी है, वो ये है, और V1 इंटू R120 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है, वो ये बनी है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से V1 और R120 डिग्री नॉट इक्वल, मतलब ये कॉम्यूट नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका है कि जो D3 ग्रुप है मेरे पास वो कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। कितने ऑर्डर का है, दरअसल ये 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप हमारे पास एक मिल चुका में ऐसा, जो क्या आपके पास D3 है। एक तो ये चीज़। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल देखो बच्चों, जो हमारे पास जो बुक है SK खन्ना विजय बाम्बरी की जो बुक है हमारे पास, उस बुक के थ्रू मैं जो यूजुअली नोटेशन है DN की जो नोटेशन है, जनरलाइज नोटेशन उसके अंदर दे भी रखी है, किस टाइप से जनरलाइज नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उसके अंदर काम चलता है। देखो बच्चों, जो यूजुअली नोटेशन है DN की नोटेशन है, किस टाइप से चलता है, यहाँ से एक बार CSIR नेट में दरअसल क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन के थ्रू उस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे, हम काम करने की कोशिश करेंगे, आंसर बनाएंगे। देखो बच्चों, जो आपके पास DN की जो नोटेशन है, किस टाइप के मेंबर जाते हैं, वो ये है DN है। दरअसल इसके अंदर जो मेंबर है किस टाइप के जाते हैं, वो ये है कि XI YJ सच दैट I is from 0 to 1 and J is equal to 0, 1, 2 up to so on so forth n minus 1 and x square is equal to identity and y की पावर n is equal to identity and xy is equal to y इनवर्स x, ये चीज़ है। देखो बच्चों, जो यूजुअली नोटेशन हमारे पास जो डायहेड्रल ग्रुप की है वो ये है, जो ये नोटेशन है दरअसल जो खन्ना बाम्बरी की जो बुक है उसके अंदर गिवन है। जो मैंने आपको चीज़ बताई थी दरअसल, वो मैंने आपको किस टाइप से बताई थी, वो गैलिन की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बताई थी, किस टाइप से D3 के अंदर यूजुअली काम चलता है, वो ये था। अब देखो बच्चों, इसके अंदर किस टाइप से है, एक्चुअली में इसके अंदर मेंबर किस टाइप के गए हैं, x की पावर I, y की पावर j, इस टाइप से मेंबर्स आते हैं। I की वैल्यू जहाँ पर 0 और 1, j की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, और x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, y की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनता है। देखो बच्चों,
आपको मैं एक बात बता दूं, दिस वन इज ए डाइहेड्रल ग्रुप। इसका दरअसल जो ऑर्डर है वो कितना है 2n। 2n कैसे है कि इसकी चॉइस कितनी बनती है, i की चॉइस हमारे पास 2 है, j की चॉइस n है, एक के कोरस्पॉन्डिंग n बनता है, दूसरे कोरस्पॉन्डिंग n, टोटल बन चुके 2n। तो दैट इंप्लाइज dn का दरअसल ऑर्डर कितना है वो 2 है। एक तो ये चीज। सेकेंडली अब देखो बच्चों, जो x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी करते हो तो दैट इंप्लाइज यहाँ से अगर मैं इनवर्स लेता हूँ तो क्या बनता है x इज इक्वल टू x इनवर्स। तो इसका मतलब ये है यूजुअली आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी करने पर जो मेंबर आते हैं वो इसके अंदर गए हैं। याद करो, आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन के थ्रू जो भी मेंबर बनता है उनका ऑर्डर हमेशा क्या बनता है 2 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से इस कंडीशन के थ्रू आपको मेंबर कौन से मिलते हैं, रिफ्लेक्शन वाले मिलते हैं। और आपको मैंने बताया था, ये चीज भी हमने डिस्कस की थी, यूजुअली डीएन के अंदर आपके पास जो n मेंबर है उनका ऑर्डर कितना है, ये बात तो श्योर है कि कम से कम n मेंबर तो ऐसे प्रेजेंट है उस डीएन के अंदर, उसका ऑर्डर दरअसल कितना है 2 है। एक तो ये चीज। सेकेंडली अब एक बात और बताओ बच्चों, दरअसल इस चीज को मैं देखता हूँ तो वो दरअसल आपके पास है क्या कि y की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो दैट इंप्लाइज अगर देखा जाए इसको, यूजुअली ये आपके पास क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी, अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दरअसल हम डिस्कस करेंगे, साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं ये प्रूव करूंगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो मेंबर आते हैं आपके पास दरअसल वो कौन से आते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी के कोरस्पॉन्डिंग ही आते हैं। दरअसल जो ये मेंबर है, जो इनकी कलेक्शन है वो एक ग्रुप बनाते हैं, दरअसल वो किसके आइसोमॉर्फिक है, Zn के आइसोमॉर्फिक है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर n मेरे पास इवन है, आपको ये पता है कि dn के अंदर d ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, वो मैंने जस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके इस बात को कि अगर d डिवाइड करता है इनको तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, 5d बनते हैं। अब देखो बच्चों, 2 है वो n को कब डिवाइड करेगा, वो तभी डिवाइड करेगा अगर n आपके पास क्या हो, इवन हो तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि यहाँ से कम एक मेंबर मिलता है जिसका ऑर्डर 2 है। इनफैक्ट एग्जैक्टली एक मेंबर मिलता है। और यहाँ से कितने बनते हैं, n मेंबर बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि अगर n मेरे पास क्या है, इवन है, तो उस केस के अंदर एक मेंबर तो 2 ऑर्डर का यहाँ से मिलेगा और n मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको मिलते हैं। टोटल कितने बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं। अगर n मेरे पास ओड है तो दैट इंप्लाइज 2 इसको डिवाइड नहीं करता, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 2 ऑर्डर का मेंबर नहीं मिलता आपको उस केस के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू ही आपको 2 ऑर्डर का मेंबर मिलता है। तो यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन dn, वो दरअसल क्या है, वो ये है n+1 इफ n इज इवन, n इफ n इज ओड। कैसे बनते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है इस बात को कि अगर n मेरे पास क्या हो, इवन हो, तो दैट इंप्लाइज n अगर इवन है तो यहाँ से 2 है वो n को डिवाइड करेगा उस केस के अंदर, और वहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने बन जाएंगे, 5 की वैल्यू कितनी, 1। और आपको ये पता है कि n मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू बनते थे, उनका ऑर्डर 2 है, तो कितने बन चुके 2 ऑर्डर के मेंबर, n+1 इफ n इज इवन। अगर n ओड है तो यहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही मेंबर बने थे, रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर बने हैं, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू कितने मेंबर बने हैं, n। ओड है तो 2 ऑर्डर का वहाँ से एलिमेंट नहीं मिलता, तो दैट इंप्लाइज सिर्फ और सिर्फ n मेंबर ही बनते हैं। तो यहाँ से क्या बन चुका, जनरलाइज रिजल्ट बन चुका कि डीएन के अंदर जब कभी भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं 2 ऑर्डर के, तो दरअसल कितने बनते हैं, n+1 बनेंगे अगर n इवन हो, n बनेंगे अगर n आपके पास क्या हो, ओड हो। एक तो यही चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके। सेकेंडली देखो बच्चों, एज यूजुअली जो आपके पास जो डाइहेड्रल ग्रुप है, कुछ एक इसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अगर इसको और मैं आगे तक जाऊं तो वहाँ से हम क्या निष्कर्ष और निकालते हैं, क्या कंक्लूजन और निकालते हैं, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, जो डीएन ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप है, उसका ऑर्डर आपने कितना बनाया है, 2n बनाया है। आपको यह पता है कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट तो आप इजिली निकाल सकते हो यहाँ से, और जो बचे हुए मेंबर है वो कहाँ से मिलते हैं आपको, वो यहाँ से मिलते हैं। और ये ग्रुप बनाता है किसके आइसोमॉर्फिक है, Zn के आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों
कि अगर आपको दो ऑर्डर से अलग मेंबर निकालने हैं डीएनए के अंदर कितने बनते हैं, आप कहां पर चले जाओ, जेडएन के अंदर चले जाओ, जेडएन के अंदर ये चीज निकाल लो कि डी ऑर्डर के दरअसल कितने मेंबर बनते हैं। वहां पर क्या चीज थी कि डी डिवाइड करना चाहिए किसको, एन को, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 5D बनेंगे। तो यहां से क्या चीज बन चुकी, क्या कंक्लूजन बन चुका, और यहां से ये चीज और बन चुकी कि इफ डी डिवाइड एन सच दैट order of D is not equal to 2, if D divide N, D आपके पास क्या है, दरअसल एक नंबर है, वो दरअसल क्या है, N को डिवाइड करता है, सच दैट D is not equal to 2, दो से अलग है, क्योंकि दो ऑर्डर का जो हमारा जो काम था वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एन इवन और ऑड के कोरस्पोंडिंग ब्रेक कर दिया उसको। अब एक बात बताओ बच्चों कि डी अगर एन को डिवाइड करता हो और डी की वैल्यू दो से अलग है, तो इसका मतलब अब आप क्या चेक कर रहे हो, ये चीज चेक कर रहे हो कि डीएन के अंदर दो ऑर्डर से अलग मेंबर कितने बनते हैं, उस पर आते हो। इफ डी डिवाइड एन सच दैट डी इज नॉट इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D in DN is 5D। एक तो ये चीज है, कैसे कि दो ऑर्डर से अलग मेंबर बनते हैं, वो कहां से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही बनते हैं। आपको ये पता है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी एक ग्रुप बनाता है किस चीज के आइसोमॉर्फिक है, वो Zn के आइसोमॉर्फिक है। अब Zn के अंदर दो ऑर्डर से अलग ऑर्डर के मेंबर जब कभी भी आपको निकालने होते हैं, तो आप क्या करते हो, एक तो डी एन को डिवाइड करना चाहिए और 5D बनते हैं उतने। अब सेकेंडली अगर यहां से ये भी बन चुका कि इफ डी डज नॉट डिवाइड एन, देन डी एन हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। एक तो ये चीज, यहां से हमने क्या किया, जस्ट कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें और बना सकते थे। एक तो ये चीज़। सेकेंडली अब देखो बच्चों, यूजुअली कुछ एक जो डाइहेड्रल ग्रुप है, इसी कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह है। दरअसल क्या है वो ये है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो डीएन का दरअसल ऑर्डर है वो इवन ऑर्डर में ही एग्जिस्ट करता है। एक तो ये चीज़, क्योंकि वो 2n टाइप का है, मतलब दो का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो डाइहेड्रल ग्रुप है उसका ऑर्डर दरअसल कितना कितना बनता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, इस टाइप से आप बना सकते हो। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों, जो अब हमारे पास जो काम चलता है वो किस टाइप से चलेगा, वो इस टाइप से है। आपने अभी ये बोला है कि n की वैल्यू अगर क्या हो, आपके पास 3 हो, इफ n इज इक्वल टू 3, D3 आपके पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। अभी जस्ट प्रूव किया था आपने गैलियन की बुक के कोरस्पॉन्डिंग, वो मैंने आपको बताया था कि R 120 डिग्री लेते हो और एक मेंबर रिफ्लेक्शन के थ्रू जब भी लेते हो आप, तो कम्यूट नहीं करते। एक तो ये चीज़। सेकेंडली आपके पास डीएन के अंदर एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, वो ये है कि इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, dn इज ऑलवेज नॉन एबिलियन। एक तो ये चीज़ है। अगर n की वैल्यू आपके पास क्या हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो dn हमेशा क्या बनता है, नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है। सेकेंडली अगर n की वैल्यू 3 या 3 से कम है, 3 से कम है, मतलब 2 है, 1 है, मतलब 2 ऑर्डर का बनता है, 4 ऑर्डर का बनता है, तो उस केस के अंदर किस टाइप से काम चलता है। एक तो ये चीज़ देखो बच्चों, अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 या 2 से कम है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ऑर्डर कितना बनता है, 4 बनता है। और हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि जो कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 या 4 से दरअसल कम है, वो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। अब यहाँ से क्या बन चुका कि अगर n की वैल्यू 2 है तो दैट इम्प्लाइज का ऑर्डर क्या बनता है, 4 बनता है। तो उस केस के अंदर D2 क्या आपके पास ऑलवेज एबिलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 2, dn इज ऑलवेज एबिलियन। एक तो ये चीज। सेकेंडली एक बात बताओ बच्चों, आपको ये पता है कि अगर कोई भी ग्रुप एबिलियन है तो उसका सेंटर हमेशा ही उसके इक्वल बनता है। एक तो ये चीज।
तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी n की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो Dn दरअसल आपके पास क्या है, हमेशा ही एबिलियन ग्रुप है। और एबिलियन ग्रुप का सेंटर दरअसल कितना बनता है, उसी के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या और रिजल्ट बन चुका, वो ये कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 2, सेंटर ऑफ Dn इज इक्वल टू Dn। एक तो ये चीज़, ये तब है बच्चों अगर n की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो है ये, आप इन्हें जनरली नहीं बोल सकते, क्योंकि n की वैल्यू अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा बन जाती है तो उस केस में नॉन एबिलियन है, और नॉन एबिलियन ग्रुप का सेंटर कभी भी उस ग्रुप के इक्वल नहीं बनता। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इफ़ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन सेंटर ऑफ Dn इज नॉट इक्वल टू Dn। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंक्लूजन भी बना सकता हूँ, छोटा सा चीज़। हमने क्या बनाई है, Dn को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, बनाने की कोशिश की है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अभी एक चीज़ आपको करवाई थी कि D3 के कोरस्पोंडिंग, गैलियन की बुक के कोरस्पोंडिंग हमने चलना स्टार्ट किया था, आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक ट्रायंगल के थ्रू आप काम करते हो। अब क्वेश्चन आपको मैंने एक्सरसाइज के तौर पर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो ये आपको क्या करना है, D4 के कोरस्पोंडिंग आपको जो नोटेशन है, एलिमेंट बनते हैं गैलियन की बुक के अकॉर्डिंग, वो रिफ्लेक्शन रोटेशन के थ्रू जो मेंबर बनाता है, वो सारे के सारे आपको बनाने हैं। किस टाइप से बनता है, किस टाइप से काम चलता है, D4। इसको आपको क्या करना है, इसके हर मेंबर लिखने हैं रोटेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू। कैसे लिखने हैं, यूजुअली क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, वो ये है कि हाफ मेंबर तो रोटेशन के थ्रू। और सेकेंडली देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल क्या है, रोटेशन कितने डिग्री की चलेगी, आपको ये बताया था कि 360 डिग्री अपॉन n टाइम रोटेशन चलती है मेंबर की। यहाँ पर कितना है 4, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 90 डिग्री की रोटेशन चलेगी। तो इसका मतलब जो रोटेशन के थ्रू मेंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, R0, R90 डिग्री, R180, R270 और R270, मतलब ये 4 मेंबर मिल चुके, और 4 रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलते हैं। आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज के तौर पर इस क्वेश्चन को बनाना है, सोल्व करना है कि कैसे मेंबर जाते हैं, हर मेंबर का ऑर्डर बताना है, क्या जाता है क्या नहीं जाता, और सेकेंडली इसका सेंटर भी फाइंड आउट करना है। आपको दरअसल क्या करना है, फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ D4, उसके अंदर दरअसल कौन कौन से मेंबर जाते हैं, किस टाइप के मेंबर जाते हैं, उस चीज़ पर। ये आपके लिए बच्चों क्या है, एक एक्सरसाइज के तौर पर एक काम दिया है मैंने आपको कि जो D4 ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में क्या करना है, किस टाइप से करना है काम। देखो बच्चों, जो अभी मैं आपको काम करवा रहा हूँ थ्रू आउट जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चला हुआ है, आप सभी से एक छोटी सी हिदायत है, अपना जो काम है एक अच्छी बुक फॉलो करो, साथ साथ में जो काम चला हुआ है उसको देखो, समझो, क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी उठाओ, कोई सी भी बुक को फॉलो करो, गैलियन की बुक के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से क्या होता है, थिंकिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। और एक अपनी नोटबुक बनाओ, जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसको नोट करो, कुछ सोचो समझो, क्या करे क्या नहीं करे। एज़ यूजुअल मैं गैलियन की बुक के अंदर से भी बहुत सी चीज़ें उठाऊँगा, खन्ना बाम्बरी की जो बुक है उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें उठाऊँगा। इस टाइप से हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का काम है बच्चों, वो चलेगा।